Hello students, welcome to KM classes for PGT स्पेशल एजुकेटर। कल के वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आगे की क्लासेस किस तरह कराएंगे और किस प्रकार से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्योंकि ये आज हमारी पहली क्लास है, तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है के स्पेशल एजुकेटर TGT और PRT की, ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ना तो आगे फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपका CTET क्वालिफाई होगा और इतने फॉर्म कमाएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा आएंगी आगे। मुझे नहीं लगता KVS में इसके बाद में वही जैसे साइंस की या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की और की जो 100-200 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, उसी तरह से KVS में भी स्पेशल एजुकेटर की भी यही वैकेंसी आपको देखने की मिलेंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब से शुरू कर दीजिए और अपना कीमती समय सही जगह पर लगाएं। इसी के साथ हम आज अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिसेबिलिटीज़ स्पेसिफिक। जैसे कि आज हम ID के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स एंड एसोसिएट कंडीशंस को हम बाद में करेंगे। अभी के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग नीड्स पढ़नी है। इसी के साथ हम आज अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा जो कंटेंट रहेगा वो एकदम ऑथेंटिक रहेगा। हम कोई भी ऐसा कंटेंट यूज़ में नहीं लेंगे कि कहीं से भी खुद से बना लिया, या फिर जिसका कोई ऐसा नहीं RCA द्वारा जो ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम आपको जो भी करवाएंगे वो एकदम ऑथेंटिक कंटेंट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से लिया है। और आप यकीन मानिए गाइस, ये जितना भी कंटेंट मैं आपको करवाऊँगा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि CBSE ने जो सिलेबस KVS ने हमें दिया है वो एग्जैक्टली वही सिलेबस दिया है जो B.Ed में RCI द्वारा लागू किया गया है। आप एकदम वर्ड टू वर्ड मैच कर सकते हैं जो इसमें लिखा है, आवश्यकताओं का मूल्यांकन और पहचान। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। तो उन्होंने एकदम वही सिलेबस लिया है जो RCI ने B.Ed और डिप्लोमा के लिए लागू किया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको अभी हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। इसमें जैसे कि आप देखिए, जैसे हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, उसी तरह इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, मानसिक मंदता का जो ऐतिहासिक प्रक्षेप्य है वो, मानसिक मंदता का भारतीय ऐतिहासिक प्रक्षेप्य, और मानसिक मंदता की परिभाषा और भारतीय प्रक्षेप्य। इस प्रकार से हम सभी यूनिट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं आपसे पूरी आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपके लिए। इसके साथ अब जैसे इसमें प्रस्तावना में लिखा है कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे पढ़ेंगे, और इसके बाद इसके ये पढ़ने के बाद हम क्या जान पाएंगे, ये हमारे समाज में किस प्रकार की भ्रांतियाँ मानसिक मंदता को लेकर पहले फैली हुई थी वो हम जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो वेस्टर्न, जो पाश्चात्य जो प्रक्षेप्य था उसकी बात कर सकते हैं। तो विकलांगता बहुत पुराना एक इतिहास रहा है। सामाजिक जागरूकता नहीं होती थी पहले के लोगों में, तो इतिहासकारों ने इतनी ज़्यादा विकलांगता पे ध्यान नहीं दिया, और उस टाइम पे इनको सिर्फ एक बीमारी या फिर विकलांग व्यक्तियों को जानकारी बहुत कम मिलती थी। उनको बीमार की तरफ देखा जाता था, और उनको ऐसा कहा जाता कि वो बच्चे हैं जिनमें दोष पाया जाता है, और जिन बच्चों में दोष पाया जाता था उनकी
जैसे शिशु हत्या है वो हो जाती थी। और रोम राज्य में मनोरंजन का उद्देश्य था, जैसे जो भी विकलांग लोग होते थे उनसे तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी और उन्हें एक तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से देखा जाता था। उनके साथ जो मानव जो व्यवहार था वो नहीं किया जाता था। फिर 1690 1690 में जॉन लॉक ने टेबुला रासा, जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बच्चा एक खाली स्लेट होता है, उसमें जो भी वो अपने अनुभव गेन करता जाता है अपनी लाइफ में, वो उसके जीवन को बनाते जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं 18वीं शताब्दी में, जहाँ पे विषय शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है। विषय शिक्षा की शाखा के रूप में स्वीकार किया, जैसे जब 18वीं शताब्दी वो पहला साल था जब विषय शिक्षा को लोगों ने जानना और उसके लिए दया भाव उनके मन में आया। गाइज, इस टॉपिक के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इतना ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सबसे पहले जो विकलांग व्यक्ति और विशेष शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान किसने दिया था, तो वो 1690 में जॉन लॉक ने दिया था। उसके बाद 1799 में इटार्ड ने फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला जिसे एवरोन का जंगली बालक के नाम से जाना जाता था। उसका नाम बाद में विक्टर रखा गया और विक्टर के वो जो भी व्यवहार थे वो सारे आदि मानव के जैसे थे। अब इसको शिक्षा देने की जिम्मेदारी इटार्ड को दी गई। 5 साल के बाद इटार्ड और को विक्टर में सामान्य संप्रेषण को अलग, मतलब जैसे उससे बातचीत करना और उसके जो सोशल सामाजिक उसका व्यवहार था उसको सिखा दिया। उसके बाद इटार्ड ने प्रयासों में जितना उन्होंने मेहनत की उतनी उसको रिजल्ट्स नहीं मिले। उन्होंने पूरी तरह तो वो सक्षम तो हुए लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाई। फिर इटार्ड का ही एक शिष्य था सेंगुइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सेंगुइन ने मानसिक मंदता अक्षमता को समर्पित कर दिया। उसने जो इटार्ड का जो शिष्य था उसने मानसिक मंदता और बौद्धिक अक्षमता जो बच्चे थे उनके प्रति खुद को पूरा समर्पित कर दिया। और सेंगुइन ने एक बोर्ड की स्थापना की जिसे सेंगुइन फॉर्म बोर्ड कहा जाता है, SFB। विशेष शिक्षा में फुल फॉर्म्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है गाइस, और उसी का ध्यान में रखते हुए हमें फुल फॉर्म जहाँ पे भी मिलेगी हम नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद सेंगुइन ने एक विस्तृत विधि बनाई विशेष शिक्षा के बच्चों के लिए। विस्तृत विधि का विकास किया उन्होंने, क्रियात्मक विधि फिजियोलॉजिकल मेथड नाम दिया जिसने। सेंगुइन द्वारा विकसित विशेष शिक्षा की इस विधि को संवेदी प्रशिक्षण, जो दृष्टि, श्रवण और हाथ आंखों के समन्वय को शामिल करने के लिए बनाई गई थी। 1850 में सेंगुइन US चला गया और 1876 में उसने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड पर्सन्स नाम की स्थापना की, एक संगठन बनाया जो आगे चल के AAIDD कहलाएगा। इसकी शुरुआत सेंगुइन ने की थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इससे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एक संगठन के रूप में विशेष शिक्षा के लिए किसने काम किया, तो वो सेंगुइन था। और कब किया, 1876 में। आगे हम देखेंगे कि यही विश्व की अग्रणी संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी AAMD। अब आप ये चीज़ नोटिस करते हुए जाना गाइस कि कितनी बार इसका नाम चेंज होगा और अंतिम जो नाम इसका होगा वो होगा AAIDD। अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब 19वीं सदी में प्रारंभिक भाग मानसिक मंदता के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण बिनी व साइमन ने किया। मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत कर दी। अब हमसे एक सवाल ये किया जा सकता है कि मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत किसने की, तो ये बिनी और साइमन का जो परीक्षण है वो हमें बताना है। इसमें हमें 2-3 वाक्य देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे CBSE हमेशा करती है। फिर
ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद में लोगों की बहुत ज़्यादा लोग विकलांग हो गए युद्ध की वजह से, जिसकी वजह से इनकी तरफ ध्यान जाने लगा। ये इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं गाइस। इसके बाद में मैं आपको बताऊँ, 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी प्रेसिडेंट कमिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक मंदता के ऊपर उन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट कमिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद कुछ डेनमार्क, स्वीडन, कुछ अलग देशों के साथ मानवाधिकार, जहाँ उन देशों में जो विकलांग व्यक्ति थे उनके मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके विरुद्ध कुछ लोग सामने आए तथा उन्होंने संयुक्त रूप से प्रयास करके इनके लिए काम करना और इनके लिए विस्थान का समुदाय आधारित आंदोलन चलाने का प्रयास किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या इतिहास रहा है, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि समालंका कॉन्फ्रेंस और अद्यतन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज UNCRPD वैश्विक क्रांति ला दी। UNCRPD जब से आया तब से पूरे वैश्विक स्तर पर जो दिव्यांग या मानसिक मंद बच्चे हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए पूरी तरह एक क्रांति का समय था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में मानसिक मंदता का क्या इतिहास रहा है। भारत में विकलांग के साक्ष्य 5000 साल पुराने हैं, जिसमें रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी मंत्रा जो मानसिक मंदता का एक उदाहरण है। उसके बाद महाभारत काल में भी कुब्जा और अष्टावक्र दो अस्थि विकलांग उदाहरण माने जाते हैं। इसके एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इतनी ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस बेसिक नॉलेज इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक्ट्स, जो भारत में जो पहला कानून बना दिव्यांगता को लेकर जो पहला कानून बना उसे कहते हैं इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 2012। ये इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद में इसी का नाम चेंज करके हो गया मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987, जिसमें मानसिक मंदता और मानसिक रोगों दोनों को समान माना गया है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत मानसिक मंदता और मानसिक रोगों को दोनों को समान माना गया है। इसके बाद 1987 में आया था ये मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को तो अलग मान लिया गया। उसके बाद जैसे जो यूनिसी एक्ट था 1912 में, उसमें तो उनको एक ही माना गया था, लेकिन 1987 में जब मानसिक स्वास्थ्य एक्ट आया तो उसमें मानसिक मंदता और मानसिक रोग को अलग अलग माना गया, लेकिन मानसिक मंदता और बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। फिर कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1974 में समेकित शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC, इसकी फुल फॉर्म हमें याद करनी है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। वो आरंभ हो चुका था जब 1987 में जब एक्ट आया था, उससे पहले कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुरू हो चुका था। और फिर 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, इसकी स्थापना सिकंदराबाद में हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसमें उन्होंने मानसिक मंदता और मानसिक रोग को अलग अलग माना। फिर हम आते हैं NEP 1986 और भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992। अब जो भी हम डिप्लोमा या भारत में जो भी कानून विकलांगता संबंधित जो भी कोई सबसे बड़ी संस्था है तो वो भारतीय पुनर्वास परिषद है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी, अधिकारों की रक्षा, ये भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं है या फिर निम्न में से कौन सा है। फिर इसको कानून के रूप में 1995 में मान्यता मिली। पहले ये एक सिर्फ अधिवेशन के रूप में आया था। फिर एक संस्था भारत में इनके लिए कार्य करती है, वो है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, जिसे हम NTA के नाम से जानते हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। आप लिख सकते हैं नेशनल
ट्रस्ट एक्ट 1999, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुख्य 4 विकलांगताओं को रखा गया, जिसमें सीपी, ऑटिज्म, बहुविकलांगता और मानसिक मंदता। गाइस देखिए, इन नोट्स में देखिए आपको यहाँ पर भी क्वेश्चंस भी दिया जाता है। हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलेंगे। जैसे इसमें है, इंटार्ड को विशेष शिक्षा का जनक माना जाता है। सही है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंटार्ड ने ही सबसे पहले विशेष शिक्षा के बारे में ध्यान दिया था। फिर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 में लागू की गई थी, नहीं 1986 में लागू की गई थी, ये गलत है। इसके बाद विकलांगजन कानून 1995 में पारित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। पहले वो अधिवेशन के रूप में आया था भारतीय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में, फिर उसी को विकलांगजन कानून 1995, जिसे PWD एक्ट कहते हैं, वो बनाया गया था। ये छद्म की स्थापना दिल्ली में हुई थी, ये भी सही है। इसके बाद रामायण काल में प्रमाण मिलते हैं, हाँ ये भी सही है। फिर विशेष शिक्षा की पहली जो पुस्तक है वो पंचतंत्र है, भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में आया था। AAMR के जो संस्थापक मैंने आपको बताया था सेंगुइन है। फिर शिक्षक का अधिकार कानून वो आया था 2009 में। फिर ये EAHCA ये 1975 में। इस प्रकार हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर जो मानसिक मंदता की परिभाषा है, उसको लेकर बहुत सी गलतफहमियाँ या बहुत सी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में। अगर आपसे साफ साफ पूछ लिया जाए कि निम्न में से मानसिक मंदता की परिभाषा कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली है। लेकिन अगर आप इन नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि सही में कौन सी परिभाषा है। भारत में मानसिक मंदता बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने का प्रयास ज़्यादा पुराना नहीं है। पहली बार विकलांगजन अधिनियम PWD एक्ट 1995 में मानसिक मंदता को परिभाषित किया था, जिसके अनुसार अब हमको ये भी देख के पूछा जा सकता है कि ये जो परिभाषा दी गई है वो कौन से एक्ट के अनुसार है या किसके अनुसार है। तो इसमें हमको ये याद रखना है कि PWD एक्ट के अनुसार हमें क्या कहा गया था, और RCI क्या कहती है, और AAIDD क्या कहती है। मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है, जो सामान्य अधोसामान्य बौद्धिक क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। जो PWD एक्ट है उसके हिसाब से, एक मिनट, उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से जो मानसिक मंदता है वो क्या है, मानव मस्तिष्क का रुका हुआ और अपूर्ण विकास है। हमको कीवर्ड्स याद करने होंगे गाइस, उस चीज़ से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। पूरी परिभाषा हमें शायद अलग देखने को मिले, लेकिन अगर कीवर्ड्स याद होंगे तो हम अपना उत्तर दे पाएंगे। मानसिक मंदता की यह परिभाषा अत्यंत पुरानी हो गई है। अब ये आज के समय में ये जो परिभाषा है वो तर्कसंगत नहीं है, अब इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना करें तो अधूरी प्रतीत होती है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिभाषाएं दी गई है मानसिक मंदता क्या होती है, उससे ये अगर उसको हम कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो ये आधी है। इस परिभाषा में जो PWD एक्ट 1995 के अनुसार है, उसमें अनुकूली व्यवहार के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। अभी हम आगे देखते हैं। बौद्धिक अक्षमता को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है, जो अपर्याप्त है। अब जो बौद्धिक अक्षमता है उसको मानसिक मंदता ही मान लिया गया है, जो कि अपर्याप्त है, जो पूर्ण नहीं है। वो किस तरह पूर्ण नहीं है वो आपको आगे पता चलेगा, जैसे ही हम आगे देखेंगे। स्पष्ट से औसत कम, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जो इनका उत्तर हमको आगे मिलेगा।
तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ये ग्रॉस मैन है तो ये गलत है, इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा, आप जब आगे देखेंगे ये गलत है। इसके बाद ये जो स्पष्ट औसत से कम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग सर्व सॉल्यूशन, ये सही है, इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। फिर मानसिक मंदा एवं बौद्धिक क्रियाशीलता के साथ अनुकूली व्यवहार में भी सीमित चाहिए, ये सही है। अब ये भी हमने पढ़ा है। मानसिक मंदा को पाश्चात्य देशों में बौद्धिक क्षमता कहा जाने लगा, ये भी सही है। फिर विकलांगजन कानून में मानसिक मंदा का अर्थ अधो सामान्य बुद्धि लब्धि है, ये भी सही है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई किसी तरह की कोई शिकायत या फिर आपका चाहते हो कोई इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और आप, मुझे लगता है आप अगर आप यहाँ पे रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। जो अंधविश्वास और सच्चाई क्या है मानसिक मंदा के बारे में। मानसिक मंदा के प्रति लोगों की जागरूकता आई, परंतु अभी भी मानसिक मंदा को मानसिक रोग समझा जाता था। अभी लोग मानसिक रोग और मानसिक मंदा में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। मानसिक मंदा और मानसिक रोग दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। इस संदर्भ में भारत में कानून विकास का अध्ययन बड़ा दिलचस्प है। आज़ादी से पहले ल्यूनेसी एक्ट, जो कि 1912 में आया था, पहला एक्ट मानसिक विकलांग लोगों के लिए जो पहला एक्ट था वो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 ही था। इस कानून के तहत मानसिक मंदा और मानसिक रोगों दोनों को समान माना गया था। फिर 1987 में जब जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया था उसमें अलग अलग माना गया था, समान प्रावधान किए गए थे। यह कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 4 दशकों बाद भी लागू रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। मानसिक मंदता को मानसिक रोग से इतर मानकर लोग दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, परंतु भारत में 1986 तक, जब तक कि मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं आया था, कोई कानूनी अंतर नहीं आया था। इसके बाद में आपको एक समरी भी बताऊंगा जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आप इतना जो कंफ्यूज आप चल रहे हैं ना कि अभी क्या हो रहा है, उसकी हम एक समरी करेंगे वीडियो के अंत में। आप एक साथ आप बस हम मेरे साथ बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 1987 में पहली बार मानसिक रोग और मानसिक मंदता अलग अलग माना गया। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के टाइम पे ही उसको अलग अलग माना गया। मानसिक रुग्णता के लिए अलग प्रावधान बनाए गए। यहाँ भी मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता को अलग अलग मान तो लिए गए, पर प्रावधान बनाया गया सिर्फ मानसिक रोग के लिए। अब उन्होंने मेंटल हेल्थ एक्ट में जो जिसमें साफ साफ लिखा है मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो एक्ट बनाया गया, उसमें सिर्फ जो प्रावधान बनाए गए वो मानसिक रोगों के लिए बनाए गए थे। मानसिक मंद बच्चों के लिए कोई भी उसमें प्रावधान कुछ नहीं था। जो मानसिक मंदता के लिए जो पहला कानून बना वह विकलांगजन कानून 1995 था, PWD एक्ट 1995, जिसमें मानसिक मंदता की कानूनी परिभाषा के साथ उसके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए थे। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंद बच्चों को पागल कहा जाने लगता एवं माना जाना आम बात थी। मानसिक मंदा के प्रति विभिन्न भ्रांतियाँ, मंदता बुरी आत्माओं से प्रभाव से होती है। अब इनके आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप नोट्स बना लीजिएगा वीडियो पॉज करके। जैसे कि पूछा जाए कि कौन कौन सी भ्रांतियाँ फैली गई थी, या फिर एक जो अपना डिस्क्रिप्टिव है उसमें पूछा जाए कि मानसिक मंदता को लेकर जिन भ्रांतियों या फिर जिन जो रूढ़िवादिताएँ जो समाज में व्याप्त थी उनके बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि मानसिक मंदता को आत्माओं का प्रभाव कहा जाता था, या किसी के भूत वगैरह का जो प्रभाव था वो। और फिर पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं मानसिक मंदता झाड़ू फूंक से ठीक हो सकती थी, ऐसा माना जाता था। फिर शादी कर दिए जाने पर मानसिक मंदता का इलाज हो जाता था, ऐसा भी उस समय माना जाता था। फिर मानसिक मंदता एक छुआछूत का रोग है, ये भी व्याप्त था कि किसी अगर मानसिक मंद बच्चे को, विकलांग बच्चे को छू लिया तो आपका बच्चा या फिर आप भी विकलांग हो सकते हैं, ऐसा भी माना जाता था। साथ खेलने बैठने नहीं दिया जाता था, जिसको भेदभाव भी मतलब उनके साथ बहुत किया जाता है। माँ बाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल कहा जाता था। ये बेसिक चीज़ें आपको याद हो भी जाएंगी। बस आपको एक बार पढ़ लेना है, इसके बाद में जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा लिखने के लिए। तो बस एक बार
पढ़ लीजिए, ऐसा इसमें कोई रटने वाला ऐसा कुछ नहीं। वैज्ञानिक युग में भी उपरोक्त मान्यताओं का कोई आधार नहीं था, फिर भी लोग ऐसा मानते थे। मानसिक मान्यता न तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होती है और न ही झाड़ू फूंक से खत्म किया जा सकता है। मानसिक मान्यता एक मानसिक अवस्था है, कोई छुआछूत रोग नहीं है, ना ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का इससे कोई लेना देना है। अभी ये सारांश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम भी समरी करेंगे, इसमें दिया हुआ ये नोट्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर एक टॉपिक को आप इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जैसे हम पढ़ेंगे कि मानसिक मंदता की अवधारणा हमने पढ़ी, होता क्या है मानसिक मंदता? एक क्या है, अधोसामान्य बुद्धि है, वह अनुकूली व्यवहार में कमी है। एक मानसिक मंदता क्या है? अधोसामान्य बुद्धि है तथा अपूर्ण मानसिक विकास है। ये किसने माना है? ये भारत में जो सबसे पहले जो परिभाषा दी गई थी 1995 एक्ट के हिसाब से, वो ये परिभाषा दी गई थी। फिर वर्गीकरण हम इसमें आगे बढ़ेंगे। प्राचीन समय में विकलांगता युक्त बालक जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था, ये भी सही है। और फ्रांसीसी, अब कौन से देश का वैज्ञानिक था जिसने मानसिक मंदता या विशेष शिक्षा के प्रति सबसे पहले कार्य किया? वो फ्रांस का एक डॉक्टर था जिसका नाम इटार्ड था, और 1799 में उसने शुरू किया था। और उसका ही एक शिष्य था सेंगुइन, जिसने मानसिक मंदता युक्त बालकों की शिक्षा की नींव रखी थी। विकलांग बच्चों के बालकों के अधिकारों की घोषणा समलैंगिक कॉन्फ्रेंस यूएनसीआरपीडी 2008 में आया था। ये भी पूछा जा सकता है यूएनसीआरपीडी का दायरा। और समलैंगिक कॉन्फ्रेंस ये कब हुई थी? ये 1994 में हुई थी, 1994 में। विकलांग बालकों की शिक्षा की और पूरे विश्व को प्रेरित किया। पूरे विश्व को प्रेरित करने के लिए कौन सा सबसे पहले आया था? वो यूएनसीआरपीडी आया था। भारत में 1995 में विकलांगजन कानून आया था, जिसे हम पीडब्ल्यूडी एक्ट कहते हैं। उसके बाद में 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी आ गया था। इन दोनों एक्ट को भी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। राष्ट्रीय न्याय कानून, अब ये एनटीए है, एनटीए को भी हम अच्छी तरह से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पढ़ाऊंगा, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे पढ़ाऊंगा आपको। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन आ गई थी कोठारी आयोग की सिफारिशों की बदौलत। फिर शिक्षा का अधिकार कानून 1992 आ गया था, जिसे हम आरसीआई भी 1992 में ही आया था, जिनमें विकलांग युक्त बालकों की शिक्षा की संबंधित प्रदान किए गए थे। अभी हम दूसरे यूनिट पे आ गए हैं, आपको एक यूनिट मैंने पढ़ा दी है, हम इसका रिवीजन भी करेंगे। अगर आपको ये रिवीजन करना हो तो आप ये क्लासेस वापस से देख सकते हैं। ये क्लासेस की प्लेलिस्ट में बना के डाल दूँगा। इसी तरह से हम सारी क्लासेस आगे करते जाएंगे। अगर आपको लाइव तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको अगर जैसे ही मैं क्लासेस डालूँ तब देखनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस तरह से आपको पीडीएफ्स जो भी मेरे नोट्स बनाए हुए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम यूनिट वाइज चलेंगे, जो सिलेबस हमको दिया गया है हम उस हिसाब से ही चलेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस का जो अगला पार्ट है डेफिनेशंस। अभी हम डेफिनेशंस करेंगे, कॉजेस करेंगे, टाइप्स करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, लर्निंग नीड्स भी करेंगे। एसोसिएट कंडीशंस के लिए मैं आपको अलग से एक अलग मेरे पास बुक है, एसोसिएट कंडीशंस मैं आपको उससे कराऊंगा। अभी हम इन सब जो भी इस पीडीएफ में जो भी दिया गया है उस हिसाब से हम पूरा कंटेंट करेंगे, ठीक है? तो आप ये देखिए कि आप जो भी सिलेबस केवीएस ने दिया है हम उसी को लेकर ही आगे चलेंगे, उसके अलावा इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना है। और सीबीएसई का एक कंफर्म मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिलेबस से बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप जब नोटिस करेंगे सीटेट में सिर्फ 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं, 4 साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके अलावा किसी भी साइंटिस्ट का वो नाम तक नहीं पूछते। तो हम बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा।
अब हम पढ़ेंगे कि इस यूनिट में हम आगे क्या पढ़ना है। मानसिक मंदता को परिभाषित करने वाली संस्थाएं AAMR, DSM, ICD और WHO। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये इसका वर्तमान नाम है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नाम हम पहले दे चुके हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ये रहा, सबसे पहले इसे सेंगविन ने क्या कहा था, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक फीबल माइंडेड पर्सन्स, AMOAIFMP। स्थापना सबसे पहले की थी, किसने की थी, सेंगविन ने की थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1876 में की थी। क्या पे की थी, US में की थी, इसलिए अमेरिकन एसोसिएशन उसे कहा जा रहा है। यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक व्यावसायिक संगठन है जो मानसिक मंद बालकों के लिए कार्य करने में अग्रणी माना जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा व्यवसायिक संगठन कौन सा है, तो हम अभी अगर पूछा जाता तो हम नाम लेंगे AAIDD। अभी इसका ये नाम है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इसके बाद में यह संस्थान मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणी संस्थान बन गई, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। पहले इसका ये नाम था, इसके बाद में इसका नाम हो गया AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। इसके बाद ये AMR बन गई, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद ये परिवर्तन नामों का सफर तय करते हैं 2007 में। अब ये हमसे पूछा जा सकता है कि कब इसका बौद्धिक क्षमता नाम कब किया गया था, ये 2007 में। AAITD कब किया गया, 2007 में, ठीक है। फिर AAITD ने मानसिक मंदा की परिभाषा और उसके नैदानिक मानदंड आदि के सराहनीय कार्य किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि AIDD के अनुसार क्या परिभाषा थी, AMR की क्या परिभाषा थी, कैसे परिभाषा, वर्तमान समय की जो परिभाषा हम देखते हैं वो किस तरह बनी। सबसे पहले हम DSM के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो परिभाषाएं DSM ने दी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि AAITD के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, जिनमें ये सिद्धांत आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर के, ये तो 5 ही सिद्धांत आपको लिखने होंगे कि AIDD कौन से सिद्धांतों पे कार्य करती है, जिनमें एक तो हो गया बौद्धिक विकासात्मक क्षमता युक्त बालकों का पूर्ण सामाजिक समावेश एवं भागीदारी, फिर समानता, व्यक्तिगत सम्मान एवं मानव अधिकारों की वकालत करना, ये कार्य, व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यक्त करने और आत्मनिर्णय की क्षमता का प्रोत्साहन करना, बौद्धिक क्षमता युक्त व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करके उनके प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जीवन के सभी पक्षों में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, भी वो अपने लाइफ में सभी काम कर पाएंगे या कुछ अपना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर पाएँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएँ। इस तरह के जो सिद्धांत हैं ये आप लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो DSM है वो है क्या, और उसके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है मानसिक मंदता की, उसके बारे में पढ़ेंगे। DSM का पूरा नाम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। यह अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि APA DSM जो 5 है, DSM 4 है, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एवं मनोविकारों के वर्गीकरण और निदान के वैश्विक रूप में मानक माना जाता है। जो इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है या फिर इनके लिए जो डायग्नोसिस किए जाते हैं, जो भी विकलांग बच्चे होते हैं, मानसिक मंद बच्चे होते हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड, एक जो ग्लोबली स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट है वो
EPA है और तथा उसका जो प्रोडक्ट है वो DSM है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सैनिकों के चयन, परीक्षण और उपचार में बड़ी संख्या में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों ने भाग लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता तो अमेरिका ने बहुत से अपने सैनिकों को चुनने के लिए कि वो मेंटली कितने प्रिपेयर हैं, उनको कोई मानसिक रोग तो नहीं है, इसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिकों का जो सहायता ली थी। 1949 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का 6ठा भाग प्रकाशित किया। अब जो ICD अभी जो चल रहा है वो ICD 11 चल रहा है। ICD 11 चल रहा है अभी। हमारी जो बुक्स में है वो ICD 10 तक दिया गया है, लेकिन हम और भी पढ़ेंगे। ये ICD 6 की बात हो रही है। जो 1949 में ICD जो इंटरनेशनल क्लेरिफिकेशन गलत है, ये क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। ऑफ डिजीज का 6ठा भाग प्रकाशित किया, जिन्होंने पहली बार उनके एक भाग के रूप में मानसिक विकृतियों को शामिल किया गया। ICD के समानांतर अमेरिकन मनोचिकित्सक संगठन APA हम ऊपर पढ़ चुके हैं, को विशेष रूप से अमेरिका में प्रयोग किए जाने वाले मानसिक विकारों के लक्षण और निदान के मानक निर्धारित करने के लिए कार्य सौंपा गया था। इसके फलस्वरूप डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रथम अंक, अब ये जो DSM बनने का जो रीज़न था वो ये था कि 1949 में अमेरिका ने ICD का जो 6ठा पार्ट भाग उन्होंने निकाला था, उसमें बहुत से वैज्ञानिकों को उन्होंने शामिल किया था और उसी की सहायता के लिए या उनमें जो लक्षण जो सैनिकों में या मनोवैज्ञानिक लक्षण और जो डायग्नोस करने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए थे, उसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों को एक काम दिया कि आप इनके लिए एक ऐसा मानक कुछ स्टैंडर्ड कुछ बनाओ जिससे पता चल सके कि कौन से सैनिक की क्या स्थिति है। तो फिर उन्होंने ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रथम अंक, जिसे DSM 1 कहा जाता है, 1952 में प्रकाशित किया था। 130 पृष्ठ थे इसमें, जिसमें 106 मानसिक विकृतियों के बारे में बात की गई थी। 1952 में DSM 1 आया था। किसने बनाया था? APA ने बनाया था और इसमें 130 पेजेस थे, जिसमें 106 मानसिक विकृतियों के बारे में बात की गई थी। इस दौरान विलियम सी मेनिंजर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1943 में अमेरिका सेना द्वारा प्रयोग जाने वाले मानसिक विकारों में मेडिकल 203 के नाम से प्रस्तुत किया। अब इसमें ही जो 100 वर्गीकरण था उसको बढ़ा के 203 के नाम से उन्होंने, जो अमेरिका में जो सी मेनिंजर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने 203 के नाम से प्रस्तुत किया गया था। DSM 1 इसी मेडिकल 2003 का संशोधित रूप था, जिसे समयानुसार आवधिक रूप में DSM को संशोधित किया गया। अब जो 203 का जो वर्गीकरण आया था, उसी को DSM 1 में ही संशोधित करके ऐड किया गया था। वर्तमान में DSM 5 चल रहा है। DSM का अद्यतन संशोधन रूप है, जो कि लेटेस्ट जो रूप है ना DSM का, वो DSM 5 है अभी जो चल रहा है। 18 मई 2013 को इसको प्रकाशित किया गया था। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो DSM 5 है वो कब आया था, और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। DSM एक बहुत ही मानसिक मंदता के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो DSM का जो एवोल्यूशन है वो कब हुआ था? 1952 में आया था DSM 1, फिर 68 में आया था DSM 2, 80 में आया था DSM 3 और फिर 87, जब हमारे यहाँ पे NEP 86 में आई थी, 87 में आया था DSM 3। जब 1987 में इंडिया में क्या आया था? इंडिया में आया था मेंटल हेल्थ एक्ट MHA 1987, जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग अलग माना गया था। फिर 1994 में PWD की जस्ट एक वर्ष साल पहले आया था DSM 4। फिर 2000 में
DSM-4TR, ये इसका कोई छोटा संशोधन वर्जन है। फिर 2013 में DSM-5 आया था, जो कि अभी तक चल रहा है। इसके बाद में है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, ये सही नहीं है, इसकी जगह क्लासिफिकेशन होगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम ICD को कल करेंगे, या फिर मैं किसी और वीडियो में ऐड करके आपको बताऊंगा कि ICD में आगे क्या आता है। आज के लिए वीडियो मुझे लगता है काफ़ी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस बनाने का किसी को कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो हम कर लेंगे, या फिर बेसिक मतलब कुछ है नहीं, तो फिर आप वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बार बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे टेलीग्राम पे मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप अपनी क्वेरीज भी बता सकेंगे और आपको कौन सा टॉपिक है वो समझ में नहीं आया और कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, जिस पे आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बन सके, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दें, और या फिर टेलीग्राम में बता दें। जितना मुझसे होगा मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।